चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सोलेनॉइड। बहुत ही अच्छा सा इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा बार बार हमारे काम आता है और जेई में भी इसके अच्छे खासे सवाल पूछ लेते हैं, इसके फॉर्मूले पे सवाल पूछ लेते हैं। इस पर बेस्ड अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जेई मेन में और आईआईटी एडवांस में पूछ लेते हैं। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड है क्या, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, कितनी आती है, कहाँ कम होती है, कहाँ ज़्यादा होती है, सारी बात हमें एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। सबसे पहले बड़ा सुनिएगा, सोलेनॉइड है क्या। सोलेनॉइड में सबसे पहले आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होगा, जितनी अच्छी लेंथ हो उतना बढ़िया है। तो ये आपके पास जो मैंने येलो कलर में दिखा रखा है, इट इज़ ए नॉन कंडक्टिंग, बेटा कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इस सिलेंडर पर हम लोगों ने बेटा वायर जो है ना वो रैप कर रखा है और वायर में से करंट भेज रखा है। मतलब अगर ये सिलेंडर है तो इस पर हमने इस तरह से तार लपेट रखे, क्लेडिंग वाला। बेटा क्लेडिंग वाला मतलब ऐसा तार जिस पर कवर हो, कवर होना ज़रूरी है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूँ तो लेट से बेटा सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी कि ये तो रहा आपका सिलेंडर, ये होलो हो सॉलिड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमने इस पर तार जो है ना वो ऐसे लपेट रखे। बड़ा गौर करना, ऐसे लपेट रखे, टाइटली रैप्ड। बेटा टाइटली रैप्ड मतलब ऐसे एक दूसरे को टच करते हुए, ऐसे ऐसे टच करते हुए, ठीक है, ऐसे टच करते हुए। और मैं उसमें करंट भेज रहा हूँ। अब जो करंट भेजूंगा वो तो बड़ा ऑफ कोर्स ऐसे ही जाएगा, यूं ही जाएगा, यूं ही जाएगा, यूं ही जाएगा। भले ही टच कर रहे हो करंट यूं नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ा बाहर क्या लगी हुई है, क्लैडिंग लगी हुई है, कवर लगा हुआ है। तो यूं तो करंट जा नहीं सकता, करंट तो अंदर जाएगा, क्योंकि इस क्लैडिंग के अंदर जो है ना वो मेटल है, उस मेटल के अंदर करंट यूं जाएगा, ऐसे सर्कल्स में सर्कल्स में सर्कल्स में सर्कल्स में सर्कल्स में ऐसे लगातार जाएगा। और इसको टच करा देना है। टच कराने से कोई नुकसान नहीं है, टच कराने से मत सोचना कि करंट यूं चला जाएगा। जो आपने टच कराया वो तो क्लैडिंग टच हुई ना, कवर टच हुआ है, अंदर वाला वायर थोड़ी टच हुआ है। अंदर वाला वायर तो अब भी ऐसे सर्कुलर फॉर्म के अंदर है, तो करंट जो होगा वो यूं नहीं जाएगा, करंट तो ऐसे सर्कल के अलॉन्ग लगातार चलता जाएगा। ऐसे टाइटली रैप्ड कर देना है। बेटा टाइटली रैप्ड का मतलब तुम समझ गए ना, मैं जैसे दिखाया ना एग्जैक्टली वैसे ही, जैसे दिखाया बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे, टच करते हुए ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को टाइटली रैप्ड कर देना है। ये नॉन कंडक्टिंग हमारा सिलेंडर है। ये जो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है ये बेटा सॉलिड हो होलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट कैन बी सॉलिड और होलो। इस बात से कोई खास फर्क हम लोगों को नहीं पड़ता कि ये सॉलिड है या होलो है। इस पर हमने करंट कैरिंग वायर को रैप कर रखा है। बेटा ये आपका करंट कैरिंग वायर है, उसको हमने इस तरह से रैप कर रखा है। अगर आपकी बेटा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है L, और बेटा जो तार है इसके लेट से कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है। कैपिटल N जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स, क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टर्म आती है हमारे लिए, जिसे हम स्मॉल m कहेंगे, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब कितने टर्न है बेटा, कितने टर्न है, कैपिटल N, कितनी लेंथ पे, L पे। तो स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जैसे मान लो कि स्मॉल n की वैल्यू 1000 है, मतलब 1000 टर्न्स पर मीटर है। 1 मीटर की लंबाई के अंदर 1000 टर्न्स है। मान लो बेटा स्मॉल n की वैल्यू 5000 है, इसका मतलब 5000 टर्न है 1 मीटर के अंदर, अगर हम SI यूनिट की बात करें तो। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर एक बात और बोलूँगा। बेटा मान लीजिए कि आपके तार की जो थिकनेस है वो लेट से T है। आपके तार की जो थिकनेस है वो लेट से T है। T इज थिकनेस ऑफ वायर। तो हमने क्या कर रखा है बेटा, ये सारे के सारे जो तार हैं टाइटली रैप कर रखे हैं बेटा, ऐसे एक दूसरे से सटा के सटा के सटा के। तो एक की अगर थिकनेस T है तो ऐसे T थिकनेस के कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और हर एक की थिकनेस T है, हर एक की थिकनेस T है। दिस N इंटू T शुड बी इक्वल टू टोटल लेंथ। बेटा दिस शुड बी योर टोटल लेंथ। भाई एक की थिकनेस मान लो बेटा 1 मिलीमीटर है, तो 5 की थिकनेस 5 मिलीमीटर होगी, 100 की थिकनेस 100 मिलीमीटर होगी, 1000 की थिकनेस बेटा कितनी होगी, 1000 मिलीमीटर होगी। और मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5000 टर्न्स हैं, तो 5000 इंटू 1 मिलीमीटर,
शुड बी इक्वल टू टोटल लेंथ दैट शुड बी 5000 मिलीमीटर। तो पूरे के पूरे जो सिलेंडर उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 5000 मिलीमीटर होनी चाहिए। टी बेटा क्या है, थिकनेस, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। मैं यहां से एक बात और बोल सकता हूं बेटा, कैपिटल एन को मैं लिख सकता हूं एल बाई टी। बेटा एल से एल कैंसिल हो गया, बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना हो तो आप सीधा 1/t लिख सकते हो। बेटा सीधा क्या लिख सकते हो, 1/t। बस कोशिश करना कि इस टी को आप SI यूनिट में लिखें। और बेटा इसकी SI यूनिट आप लोग जानते हो बेटा कितनी होगी, मीटर। हो सकता है कई बच्चों को कन्फ्यूजन लगाओ, तो मैं हल्का सा बेटा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो कि बेटा तार की थिकनेस जो है वो 1 मिलीमीटर है। तार की थिकनेस जो वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिली मतलब 10⁻³ मीटर। तो कोई मुझसे पूछ ले कि ऐसे तार हमने लपेट रखे हैं हमारे उस नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पर, ऐसे तार लपेट रखे और हर तार की जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर है। हर तार की जो थिकनेस है वो ऐसे 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर ऐसे 1 मिलीमीटर ऐसे, ठीक है। ऐसे 1-1 मिलीमीटर की थिकनेस है। हर एक की थिकनेस कितनी बेटा, 1 मिलीमीटर। हर एक की थिकनेस 1 मिलीमीटर। मुझे ये जानना है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। कितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इस बात का मतलब यह है कि कितने टर्न्स हैं 1 मीटर में। कितने टर्न्स हैं 1 मीटर में। कितने टर्न्स हैं 1 मीटर में। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। 10⁻³ की थिकनेस में एक टर्न है, तो 1 मीटर के अंदर बेटा ऑफ कोर्स होगा 1/10⁻³ बेटा कितने 1000 टर्न्स होंगे 1 मीटर में। 1 मीटर में कितने टर्न, 1000। और सीधा फॉर्मूला लगाऊं बेटा, फॉर्मूला मुझे बता रखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज ऑफ कोर्स 1/t। बेटा टी को रख दो, टी बेटा कितना है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर में नहीं बेटा, मीटर में लिखा, 10⁻³ तो मेरे पास आ गया 1000 बेटा, नीचे मीटर है पर मीटर। इसका मतलब 1000 टर्न है पर मीटर। 1000 टर्न है पर मीटर। चलो मैं छोटा सा एग्जांपल और दूं। मान लो बेटा तार की जो थिकनेस है वो 2 मिलीमीटर है और कोई मुझसे पूछ ले कि सर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होंगे, तो सीधा लिख दूंगा मैं कि दैट इज 1/t, दैट इज 1/2 मिलीमीटर। बेटा मिलीमीटर नहीं, मीटर में लिख 10⁻³ मीटर। तो मेरे पास बेटा ये ख्याल से 500 आ गया होगा पर मीटर। 500 पर मीटर का मतलब कि हर मीटर के अंदर 500 टर्न होंगे। हर मीटर के अंदर बेटा कितने टर्न्स होंगे, 500 टर्न्स होंगे। अगर फॉर्मूला नहीं याद करना चाहो तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि 2 मिलीमीटर के स्पेस में एक टर्न है। 2 मिलीमीटर के स्पेस में एक टर्न है, तो इसका मतलब 1 मीटर के स्पेस में कितने टर्न्स होंगे, 1/2 मिलीमीटर इंटू 1 मीटर। बेटा 2 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू बेटा आपका 1 मीटर। बेटा मीटर से मीटर बेटा आपका हो गया कैंसिल। आप इससे ओके कितना है 500 टन। 500 टन से 1 मीटर के अंदर, ऐसे बोल सकते हो। यूनिटरी मेथड से बोलो बेटा चाहे कैसे बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तो बेटा मेरे ख्याल से सारी की सारी बातें समझ में आ गई। हमने इस तरह से टाइटली रैप्ड बेटा वायर्स लगा रखे हैं। हर वायर की अगर थिकनेस बेटा आपके पास टी है तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके टोटल जो होंगे उससे मैंने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रखा है। पूरे के पूरे ऐसे सोलेनॉइड की या सिलेंडर की जो लेंथ है मैंने वो उसको मैंने एल बोल रखा है। मैंने एक नई टर्म और डिफाइन कर दी है स्मॉल एन, जैसे हमने बोल दिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसे आप लिखना चाहो तो कभी भी डायरेक्टली बेटा 1/t भी लिख सकते हो। टी क्या है, एक वायर की थिकनेस बेटा, एक वायर की थिकनेस। बस इससे हमारा काफी हद तक काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी तक सारी बात क्लियर है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि हमारा ये सोलेनॉइड होता क्या है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना भी अपन सीखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलो बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ये बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। बेटा बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी डेरिवेशन है। मुझे डेरिवेशन पसंद है और डेरिवेशन के बहाने बेटा ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा एक तरह से प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो भी हमने फॉर्मूले अभी तक याद कर रखे हैं। आखिर में काम तो फॉर्मूला ही आता है, लेकिन जिस बच्चे को IIT एडवांस निकालना होता है बेटा उसे तो सारी बातें जाननी ज़रूरी है। तो आपके पास मेरे प्यारे वाले बच्चों ये एक सिलेंडर है। ये आपके पास एक सिलेंडर है, अच्छी खासी लेंथ का
सिलेंडर। इस सिलेंडर पर बड़ा हम लोगों ने कुछ ना कुछ बड़ा तार जो है वो ऐसे लपेट रखे हैं, ऐसे टाइटली रैप्ड है बेटा, एक दूसरे से बिल्कुल टच होके। वो तो मैंने दूर दूर बस दिखा रखे हैं कि डायग्राम बढ़िया बन जाए, बाकी बेटा बिल्कुल इस तरह से टाइटली रैप्ड है। और करंट भेज रखा है बेटा हमने इस तरह से आई, बेटा वो करंट वापस आई यहां से निकल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है बेटा उसमें से आप स्मॉल एन लिख दो। बेटा स्मॉल एन क्या है बेटा, फिर से बोल दो, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स प्रति यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना। करंट जा रहा है ऐसे, ध्यान रखना बेटा, करंट जा रहा है ऐसे 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 यूं जा रहा है, और मुझे एक्सिस वाले किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। प्यारे वाले बच्चों, मुझे एक्सिस वाले किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। लेट्स से मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये वाला जो पॉइंट है ये इधर से L1 डिस्टेंस दूर है और इधर से L2 डिस्टेंस दूर है। इधर से L1 और इधर से L2 डिस्टेंस दूर है। मुझे इस पॉइंट P पर बड़ा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, यहां तक मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं। मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, बिल्कुल निकालेंगे। सुनना, आराम सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक काम करना बेटा, इस पॉइंट से x डिस्टेंस इधर जाना और ऐसे एक dx थिकनेस का कट लगाना, ऐसे x डिस्टेंस जाके dx थिकनेस का कट लगाना। इस छोटी सी थिकनेस के अंदर एक तार नहीं होगा, खूब सारे तार हो सकते हैं। उन तारों की जो संख्या होगी वो होगी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये छोटी सी लेंथ, ये हो गए नंबर ऑफ टर्न्स। इन सब तारों के अंदर करंट है ऐसे, और ये वाला जो पॉइंट P है ये एक तरह से एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। बेटा कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। आप ऐसा मान सकते हो, मैं लक्ष्य डायग्राम बना दूं, आप ऐसा मान सकते हो कि ये रही आपकी एक्सिस, ये रहा पॉइंट P जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां से x डिस्टेंस दूर आपके पास ऐसे dx थिकनेस के अंदर बेटा कुछ न कुछ इस तरह से वायर्स हैं, सॉरी बेटा कुछ इस तरह से वायर्स हैं, ऐसे वायर्स। उन वायर्स की संख्या आपने अभी भी लिख ली बेटा कितनी, n इंटू dx। सब में करंट ऐसे है, सब में करंट ऐसे है, तो सब में करंट अगर ऐसे है तो ऑफकोर्स एक्सिस के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी। और उस छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को मैं बड़े आराम से, बड़े प्यार से लिख सकता हूं। मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सिस पर तो करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल रखा है और याद कर रखा है। फॉर्मूला क्या था मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला था बेटा बोलना, म्यू नॉट एन आई, अरे बेटा आपको सोलेनॉइड का रेडियस गिवन है बेटा, आपको बेटा सोलेनॉइड का जो रेडियस है बेटा वो हमेशा आपको गिवन रहे। ये बेटा रेडियस है, ये गिवन है। हाँ बेटा मुद्दे पे आते हैं। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 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 आर स्क्वायर, सॉरी 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों सोच लो, सही लिखा है ना, म्यू नॉट एन। सर यहाँ पर एन नहीं, आपने एन इंटू डी एक्स लिखा हुआ है। बेटा वो जो एन था फॉर्मूले में उसका मतलब क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो एन नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स तो एन इंटू डी एक्स है, तो एन इंटू डी एक्स लिख दो। फॉर्मूला था म्यू नॉट एन आई रेडियस का स्क्वायर। बेटा इन लूप का रेडियस बेटा आपके पास कैपिटल आर है, यहाँ से डिस्टेंस आपके पास एक्स है। बेटा ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस तरफ। लेकिन आप कहोगे सर ये वाले मैग्नेटिक फील्ड तो आपने सिर्फ और सिर्फ इतने से रीजन के अंदर जो तार हैं उनकी वजह से निकाला है। सर यहाँ पर भी तार है, यहाँ पर भी 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 है। बेटा सबकी वजह से निकाल दो, जोड़ दो। सर सीधा जोड़ दो क्या, हाँ बेटा जोड़ दे। सर मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी, सीधा क्यों जोड़ रहे हो बेटा, सीधा इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट के इधर जो लूप है
उनमें भी करंट ऐसे है, उनके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, और इस पॉइंट P के इधर वाले जितने पॉइंट है उनमें भी करंट ऐसे है, और उनके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर तो उसी लाइन के अलोंग ही है। जब मैग्नेटिक फील्ड सेम ही लाइन के अलोंग है, सेम ही एक्सिस के अलोंग है, तो हम सीधा का सीधा ऐड कर सकते हैं और हम कहेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑफ कोर्स मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dB। बट आपका सिर्फ और सिर्फ x वेरी हो रहा है, सब बाहर निकाल लो, म्यू नॉट बाहर, I बाहर, R स्क्वायर बाहर, नीचे मेरे प्यारे बच्चों 2 बाहर, इंटीग्रेशन में अरे बेटा ऊपर तो n भी तो बाहर आ गया ना, हाँ n तो आ गया, म्यू नॉट बाहर, I बाहर, R स्क्वायर बाहर, n बाहर, 2 बाहर, अंदर बेटा क्या बच गया, dx अपॉन 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 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। सर x को कहाँ से कहाँ तक वेरी करें बेटा, x को वेरी करो -L1 से +L2, पहले -L1 से 0, फिर 0 से ऑफ कोर्स L2, तो आप कह सकते हो कि x की वैल्यू वेरी कर रही है -L1 से L2। सिंपल सिंपल कर देंगे बेटा, ये इंटीग्रेशन भी कर देंगे, ये इंटीग्रेशन इतना टफ नहीं है, हम सब निपटा देंगे, कोई हमारे लिए बहुत बड़ा काम ऐसा है नहीं कि हमसे ना हो। मैं एक बार बेटा फिर से लिख लूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास जो आएगी ये एक्सिस के अलोंग आएगी एंड इट विल बी इंटीग्रेशन dB एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स बेटा कितना, म्यू नॉट NIR स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, where the value of x will vary from -L1 to +L2, -L1 में ये वाला कॉर्नर प्लस L2 में ये वाला कॉर्नर, ये लो बच्चे। ठीक है बेटा, लिखते हैं, मुझे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, अरे बेटा वापस से लिखना पड़ेगा, क्या था, म्यू नॉट NIR स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, वेयर द वैल्यू ऑफ x वेरीज फ्रॉम -L1 टू +L2। बेटा इंटीग्रेशन तो कर लेंगे यार, मेरे ख्याल से तो x को r tan थीटा लिखते ही हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, मेरे ख्याल से बेटा ये सब्स्टिट्यूशन से हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। चलो बेटा ये वाला इंटीग्रेशन में साइड में लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये वाला इंटीग्रेशन करना है। मैं कह रहा हूँ कि x को r tan थीटा लिख दो, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, मेरे पास आ गया dx, बड़ा कैपिटल R तो फिक्स है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज ऑफ कोर्स sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, बड़ा पटको ऊपर dx सीधे लगे तो मिल गया r टाइम्स sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे मेरे पास आ गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर tan स्क्वायर इज ऑफ कोर्स R स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो ऊपर तो बड़ा आ गया R sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, मेरे ख्याल से बड़ा नीचे आ गया R क्यूब sec क्यूब थीटा, बड़ा मेरे ख्याल से 1/r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा cos थीटा डी थीटा, बेटा मेरे पास आ गया ये 1/r स्क्वायर, cos थीटा का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, sin थीटा। सर sin थीटा क्या है बेटा, देखते हैं tan थीटा की वैल्यू आपने बोली है कि x/r है, x/r है, tan थीटा की वैल्यू x/r है, तो बेटा ये अपने आप रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो मेरे पास ये आ गया है 1/r स्क्वायर, sin theta is of course perpendicular upon hypotenuse, but that is x upon root of x square plus r square। इसका इंटीग्रेशन बेटा ये है, हो सकता है बेटा मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बेटा मेरे को तो नहीं आता था, तो मैंने इसको ढंग से डिराइव कर लिया। तो चलिए बेटा इसके इंटीग्रेशन को रखते हैं, मेरे पास आ गया है म्यू नॉट NI/2, बेटा r स्क्वायर से तो r स्क्वायर निपट गया, और इसका इंटीग्रेशन मेरे पास है x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ x वेरीज फ्रॉम -L1 टू +L2,
माइनस L1 लेफ्ट वाला बेटा प्लस L2 राइट वाला, ये दोनों कॉर्नर हैं आपके। चलिए बच्चों बस हो गया बेटा, सारा काम हो गया। म्यू नॉट NI अपॉन टू x की जगह L2 रखना, तो L2 अपॉन अंडर रूट ऑफ L2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस x को माइनस L1 रखना बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बेटा स्क्वायर में तो प्लस माइनस का फर्क ही पड़ेगा, तो L1 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये आ गई बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड। मैं मानता हूं कि फॉर्मूला दिखने में बेटा बहुत ही गंदा सा है, बट बेटा क्या करें, है ना, पापी पेट का सवाल है, हमें अगर नंबर चाहिए तो ऑफ कोर्स बेटा हमें फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। हालांकि मैं इसको थोड़ा आसान भी कर दूंगा, आप उसकी चिंता मत करना। ये कुल मिलाकर हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण, सोलेनॉइड के कारण किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे चलते हैं बेटा, इस बात को मैं हल्का सा वापस से बेटा मैं बेटा वापस से कंपाइल करता हूं कि मेरे पास रिजल्ट क्या आया है। मेरे पास रिजल्ट ये आया है कि ये मेरे पास सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड का बेटा आपके पास जो रेडियस है बेटा वो कैपिटल R है, लेंथ बेटा L1 प्लस L2 है। मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई है इस पॉइंट पर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो आई है ऐसे। ठीक है ना, मान लो बेटा करंट ऐसे ऐसे बहने लग गया तो बेटा आ जाए ऐसे आ जाएगी, लेकिन मैंने करंट यूं आना तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गई, तो ठीक है, सोच लो तुम कितनी बड़ी होती है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मेरे पास आई है म्यू नॉट NI अपॉन टू, एन बेटा नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स प्रति यूनिट लेंथ, L1 अपॉन रूट ऑफ L1 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस L2 अपॉन रूट ऑफ L2 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। मैं जानता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को ये फॉर्मूला इतना पसंद नहीं आया, मुझे भी नहीं बेटा इतना पसंद। ठीक है, हम इसको हल्का सा आसान कर सकते हैं। सुनना बेटा, आराम से पेशेंस से सुनना। ये जो कॉर्नर है ना बेटा, इसने यहां पर कोई ना कोई एंगल सबस्टेंड कर रखा है एक्सिस के साथ। इस एंगल को एक बार के लिए अल्फा बोल दो, और इस कॉर्नर ने इस पॉइंट पर एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल सबस्टेंड कर रखा है बेटा, इस एंगल को बीटा बोल दो। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मूला अब आसान हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट NI बाई 2। ध्यान से देखो बेटा, L1 अपॉन रूट ऑफ L1 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये R है, ये L1 है, तो ये ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम से रूट ऑफ L1 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो L1 अपॉन रूट ऑफ L1 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये तो कॉस अल्फा हो गया, तो कॉस अल्फा प्लस ये L2 है, ये R है, तो ऑफ कोर्स ये हाइपोटेनस रूट ऑफ L2 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L2 अपॉन रूट ऑफ L2 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर बेटा, दैट कम्स आउट टू बी कॉस ऑफ बीटा। ले बेटा, मुझे ये वाला फॉर्मूला पसंद है, ये है तेरे लिए इंपॉर्टेंट। पहले वाला तुझे याद हो या ना हो बेटा, मैंने रिमेंबर लिखा है, राम ने लिखा है। ठीक है, ये अगर फॉर्मूला याद है तो हमारा सारा का सारा काम तो बेटा ऐसे बन जाएगा, हमारी लाइफ तो बहुत चिल हो जाएगी यार। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को। इस फॉर्मूले से हमारा सारा काम बन जाएगा बेटा, हमें लोड ही लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बच्चों, आप कितना इस फॉर्मूले को समझे हो बेटा, कितनी सारी की सारी बातें समझो, इसके लिए बेटा मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। 2 सवाल पूछ रहा हूँ बेटा, आराम से करना, इत्मीनान से बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये बेटा मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ये बेटा सोलेनॉइड के बीचों बीच से गुजरने वाली आपकी एक्सिस है, ये इसका रेडियस है।
बड़ा रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, इसमें हमने बड़ा कुछ तार टाइटली रैप्ड कर रखे हैं ऐसे। ऐसे टाइटली रैप्ड कर रखे हैं। करंट ऐसे गया, ऐसे आया। करंट की बड़ा वैल्यू मेरे पास है 20 एम्पियर। 20 एम्पियर बड़ा करंट की वैल्यू। यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है बेटा सिलेंडर की, वो हमें गिवन है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी मुझे दिए हैं। टोटल कुल मिलाकर 2000 टर्न्स। 2000 टर्न्स। ये कोई बड़ा पॉइंट P है जो इधर से तो बड़ा 20 सेंटीमीटर दूर है और इधर से 30 सेंटीमीटर दूर। आराम से करना, टेक योर टाइम, ऐसे मतलब रूट वूट में आंसर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड intensity of magnetic field at point P। करते हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इज ऑफ कोर्स म्यू नॉट Ni/2 इनटू ऑफ कोर्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा। ले बेटा, ये वाला एंगल आपका अल्फा, ये वाला एंगल आपका बीटा। ये आदत तो पड़ चुकी है बेटा बिल्कुल। ठीक है सर, ये स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन है क्या? अरे नहीं बेटा, स्मॉल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 2000। टोटल लेंथ बेटा कितनी है? 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, मतलब बेटा 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। तो मेरे पास आ गई है 4000 पर मीटर। ये स्मॉल एन की वैल्यूज रखो बेटा। म्यू नॉट, यार बेटा म्यू नॉट, बेटा वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। स्मॉल एन, प्यारे बच्चों, स्मॉल एन इज 4000। बालकों करंट बेटा 20/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। करता हूं बेटा। कॉस अल्फा इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 20 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस बेटा ये निकालने के बेटा। अगर ये 20 है और आपके पास रेडियस बेटा 2 है, तो रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस बेटा ऑफ कोर्स 2 का स्क्वायर। बेटा मेरे ख्याल से रूट ऑफ 404 आ गया हो। सेंटीमीटर बेटा क्या हो गया? कैंसिल। इसी तरह से कॉस बीटा इज ऑफ कोर्स बेस, बेटा बेस इज 30 अपॉन हाइपोटेनस। बेटा ये है 30, ये है आपका 2, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बेटा 30 का स्क्वायर तो 904, 904। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर। वो अलग बात है बेटा कि है ना, इसकी वैल्यू बेटा लगभग 20 के आसपास ही आएगी, इसकी वैल्यू बेटा लगभग 30 के आसपास आएगी। तो अगर अप्रोक्सीमेटली निकालना चाहो तो बेटा ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, और आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और अगर मैडम आपको अप्रोक्सीमेटली नहीं निकालना हो, आपको एक्यूरेट निकालना हो, तो आप एक्यूरेट भी निकाल सकते हो। ऐसा सोलेनॉइड जिसके अंदर रेडियस के मुकाबले लेंथ बहुत बड़ी हो, उसे हम बोलते हैं आइडियल सोलेनॉइड। तो ये काफी हद तक हमारा आइडियल सोलेनॉइड जैसा सही है, जिसमें लेंथ अच्छी खासी है रेडियस के मुकाबले। उस केस में ये भी 1 बन गया बेटा, ये भी 1 बन गया। और अगर आपको एग्जैक्ट निकालनी हो बेटा, आप एग्जैक्ट में निकाल सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं। इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ऑफ कोर्स बेटा मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होगी दैट इज गोइंग टू बी टेस्ला। आगे चलिए बच्चों, चलिए एक और सवाल। बड़ा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है मेरे पास कोई बहुत ऐसे हाई फाई सवाल नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। और मान के चलो बेटा ऐसे जेई के अंदर भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा आपके पास सिलेंडर, ये इसके ऊपर बड़ा आपने टाइटली रैप्ड वायर्स हैं ऐसे। जो वायर है उसमें करंट जा रहा है ऐसे 50 एम्पियर। प्यारे बच्चों, वायर की जो थिकनेस है बेटा, वायर की जो थिकनेस है वो आप ले लो
2 मिलीमीटर, बड़ा वायर के थिकनेस है 2 मिलीमीटर, बहुत कम, ठीक है ना। बड़ा कई बार वायर का रेडियस भी दिया होता है, तो थिकनेस रेडियस नहीं होगी, थिकनेस उसका डायमीटर होगी, ठीक है ना। और मुझे है ना मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक्सिस पे, किसी पॉइंट पे, ये बड़ा आपके सोलेनॉइड की एक्सिस, और जिस पॉइंट पर निकालनी है बड़ा वो पॉइंट यहां कहीं, ये लेंथ है बेटा आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ है बेटा आपके पास 20 सेंटीमीटर, और रेडियस बेटा आपके पास है 5 सेंटीमीटर। ये वाला बड़ा पॉइंट आपका P है। सवाल वही है, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। निकाल लेंगे बेटा, कोई खास काम है ही नहीं बेटा। सबसे पहले तो स्मॉल एन, बेटा मैं ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे लिख रहा हूँ। स्मॉल एन की जो वैल्यू होगी वो बड़ा 1/T होगी। ऑफिस स्मॉल एन की बेटा वैल्यू 1/T, दैट इज 1/T। बेटा टी इज कितना, थिकनेस कितनी, 2 मिलीमीटर, उसको 2 × 10⁻³ ऐसे लिखो, तो ये मेरे पास आ जाएगा 500 पर मीटर, मतलब 500 नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे पर मीटर के अंदर, ठीक है। और मुझसे पूछ रखा है मैग्नेटिक फील्ड, अरे मैडम मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे ये वाला एंगल भी चाहिए। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा एंड लेट्स से दिस एंगल इज बीटा। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा लिखना हमारे लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है। कोई मुझसे पूछे कि सर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट, बेटा म्यू नॉट इज 4π × 10⁻⁷ इंटू स्मॉल एन इज 500। करंट बेटा करंट कितना, 50 है क्या, करंट है 50/2 मल्टीप्लाइड विथ बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। बेटा कॉस अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है आपका 10 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस बेटा ये 10 है, ये 5 है, तो बेटा ये √125 हो गया। ये बेटा आपका √125 हो गया। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो कोई लोड ही नहीं है उसमें, ठीक है। मुझे कॉस बीटा लिखना है। बेटा कॉस बीटा इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेटा बेस इज 20 एंड हाइपोटेनस this is 20, this is 5, so this is of course √20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, that comes out to be √425। सिंप्लीफाई करना चाहिए, सिंप्लीफाई कर लो। वी नो दैट कि बेटा आंसर इज ऑफ कोर्स इन टेस्ला। हमने सारी की सारी चीज़ें जो वो SI यूनिट के अंदर लिखी है, तो आंसर तो हमारा टेस्ला के अंदर ही आएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, चलिए बेटा आगे चलिए। अच्छा बेटा मैं एक बात और कहूँगा ना, जैसे इस तरह का सवाल भी कहीं ना कहीं बेटा शीट के अंदर होगा। मैं वो सवाल नहीं कर रहा हूँ, बस पीछे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपके पास ये कोई सोलेनॉइड है, ठीक है, और इसके अंदर बेटा ऐसे कुछ ना कुछ करंट वरंट जा रहा है, ठीक है, ठीक है, और इसको हमने ऐसे किसी कैपेसिटर से कनेक्ट वनेक्ट कर दिया। इस सर्किट का रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ दे रखा है। शुरुआत में कुछ ना कुछ बोल रखा है कि लेट्स से करंट इज I0, और फिर ये कहा गया है कि बताओ कितने टाइम बाद किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनिशियल की हाफ हो जाएगी। तो सवाल जो है बड़ा बहुत ही सिंपल सा है इस तरह का सवाल। तो ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का तार को बड़ा किसी न किसी कैपेसिटर से अपने इस तरह से कनेक्ट कर रखा है। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, तार का रेजिस्टेंस सब कुछ आपको दे रखा होगा। अगर आपका किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा, इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि आपके सोलेनॉइड में से गुजरने वाला करंट हाफ हो जाएगा। तो सवाल एक तरीके से ये हो गया कि कितने टाइम बाद आपके सर्किट में करंट हाफ हो जाएगा। सवाल थोड़ा ये हो गया कि कितने टाइम बाद आपका करंट हाफ हो जाएगा। तो करंट वगैरह हाफ करने में आपको वो पहले वाले कॉन्सेप्ट सारे के सारे याद ही हैं, जिसमें आप लोग जानते हो कि रेजिस्टेंस को अगर हम किसी कैपेसिटर के साथ अगर कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें लगातार करंट का डिके होता रहता है, लगातार करंट की वैल्यू घटती रहती है वगैरह वगैरह। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से तुम सारे आंसर्स निकाल सकते हो
किसी भी टाइम पर चार्ज क्या होगा, किसी भी टाइम पर करंट क्या होगा, वो बड़ा आपको पहले कैपेसिटर वाले चैप्टर वगैरह में सिखा रखे हैं। तो इस तरह कोई सवाल हो तो वो भी बड़ा आराम से निपटा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आइडियल सोलेनॉइड। जैसे मैंने बातों आपको कहा भी कि बेटा आइडियल सोलेनॉइड आपके पास वो है जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस के मुकाबले बहुत बड़ी है, जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो। उसके डायमेंशंस में क्लियर बात है कि लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो रेडियस के मुकाबले, उस तरह के सोलेनॉइड को हम क्या बोलेंगे, आइडियल सोलेनॉइड अपन उसको बोलेंगे। उसमें खास बात बड़ा क्या होगी, सुनिएगा। लेट्स से बड़ा आपके पास ये आइडियल सोलेनॉइड है, ये दिखने में लेट्स से आपका ऐसे है। मैंने बड़ा रेडियस कम दिखाया है और ऑफ कोर्स इसकी लेंथ अच्छी खासी दिखाई। सर इसमें खास बात क्या होगी, बड़ा खास बात ये होगी कि लेंथ जैसे आपने नोटिस किया ज़्यादा है और रेडियस उसके मुकाबले काफ़ी कम है। बाकी सारी बेटा कहानी वैसे की वैसी है। आपके पास खूब एक तार है जो बड़ा खूब सारे लूप्स अपन ने ऐसे उसके बना रखे हैं, इसमें कुछ ना कुछ करंट जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है ऐसे। अब मैं किसी भी बीच वाले पॉइंट पर बड़ा मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँगा, तो होगा क्या कि मुझे उसके लिए बड़ा ये अल्फ़ा चाहिए होगा और मुझे बड़ा उसके लिए ऑफ कोर्स ये बीटा चाहिए होगा, और मोर स्पेसिफिकली कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा चाहिए होगा। अब अगर मान लीजिए कि आपके इसकी लेंथ अच्छी खासी है, तो ये लेंथ लेट से आपके पास L1 है और बड़ा आपके पास ये मान लीजिए आपके पास ये R है, तो हम जानते हैं कि कॉस अल्फ़ा कैन बी रिटन एज क्या बेटा L1 अपॉन रूट ऑफ L1 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अगर हम बीच वाले किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की अगर कोशिश करेंगे तो L1 भी खूब बड़ी आएगी बेटा, फिर लेंथ पूरी खूब बड़ी है तो L1 भी खूब बड़ी है। L1 जो है वो R के सामने अगर बहुत बड़ा है तो मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि L1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज L1 का स्क्वायर, उसका रूट बड़ा आपका ऑफ कोर्स L1 आ जाएगा, एंड कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो लगभग बड़ा आपकी 1 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे कॉस बीटा निकालना होगा तो मैं कहूँगा कि बेटा कॉस बीटा इज बेसिकली बेस, बड़ा बेस इज दिस L2 अपॉन हाइपोटेनस, बड़ा हाइपोटेनस इज बड़ा ऑफ कोर्स ये L2 है ये R है, तो ये रूट ऑफ L2 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, रूट ऑफ L2 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अगेन बेटा अगर आप बीच वाले किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो सोलेनॉइड की अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है तो L2 भी खूब बड़ा है, L2 खूब बड़ा है तो L2 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर कैन बी रिटन एज L2 का स्क्वायर, उसका रूट बड़ा L2 आ जाएगा, L2 अपॉन L2 इज ऑफ कोर्स आपका 1। तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा बेटा दोनों की वैल्यू आपके लगभग 1 के आसपास आ जाएगी, और बीच वाले किसी भी पॉइंट पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, बीच वाले बड़ा पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी μ0 Ni/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। बेटा कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों ही लगभग 1 है, तो मिड वाले पॉइंट्स पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो μ0 Ni आ जाए, वो μ0 है। मैं मिड मतलब बेटा ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली बीचों बीच, मेरे कहने का अर्थ ये कि ये जो रीजन है जब मैं बिल्कुल एकदम एंड्स के पास ना पहुंच जाऊं, बस बीच वाले कोई से भी रीजन हो वहां पर लगभग आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही रहेगी, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो μ0 Ni रहेगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इन एन आइडियल सोलेनॉइड intensity of magnetic field on the axis at midpoints, बड़ा मिड पॉइंट्स मतलब बड़ा बीच का जो मीडियोकर रीजन जो है एंड वाले पॉइंट्स को छोड़ के will be uniform and
दैट इज म्यू नॉट एन आई, बेटा दैट इज म्यू नॉट एन आई। तो आप मान के चल सकते हो बेटा बीच वाले सारे पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई के आसपास ही हो। हाँ, अगर मैं बिल्कुल कॉर्नर के पास ही पहुंच गया, अगर कॉर्नर के पास पहुंच गया बेटा, फिर तो आपका कॉस अल्फा और कॉस बीटा जो होगा वो 1 नहीं होगा, वो 1 से छोटा होगा। तो बेटा एंड पॉइंट्स पे आऊंगा तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगातार घटेगी, तो एंड पॉइंट्स पर तो लगातार घटती जाएगी। जैसे इफ वी आर नियर कॉर्नर्स, बेटा नियर एंड पॉइंट ले रहा हूं सोलेनॉइड के, अगर मैं एंड पॉइंट्स के नजदीक आऊंगा तब क्या होगा, चलो बेटा देखते हैं। ये रहा आपका सोलेनॉइड, लेंथ बेटा अच्छी खासी है, लेंथ बेटा अच्छी खासी, ये आपकी बेटा एक्सिस है, और मैं मान लीजिए कि बेटा यहां कहीं पहुंच, यहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मेरा मन है। अब ऑब्वियस बात है कि बेटा वहां कहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मन है तो ये वाला एंगल अल्फा जो होगा ये तो ऑफ कोर्स आपका टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये रेडियस बहुत छोटी है, ये लेंथ बहुत बड़ी है, लेकिन ये जो आपका बीटा होगा ना बेटा, ये 0 नहीं होगा। बीटा जो है ना ये 0 नहीं है, बल्कि बेटा 0 से ठीक ठाक बड़ा है। तो ऑफ कोर्स आपका कॉस अल्फा जो है वो तो लगभग 1 है, लेकिन आपका जो कॉस बीटा है बेटा वो 1 नहीं है बेटा, 1 से कम है। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो मैं कहूँगा बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यूज आपने दी होती तो मैं निकाल देता, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अब आपने कोई बेटा डायमेंशन वगैरह दे रखी होती तो मैं निकाल देता, लेकिन ठीक है, अभी तो आपने डायमेंशन नहीं दी तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि कॉस बीटा की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, और अगर 1 से छोटी है तो ऑब्वियस बात है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ये ऑफ कोर्स बड़ा म्यू नॉट एन आई से छोटी है। इसका मतलब बीच वाले पॉइंट्स पर तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होगा, जैसे कॉर्नर के पास पहुंचूंगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा कहना चाहो कह सकते हो, एज वी मूव टुवर्ड end points intensity of magnetic field will keep on decrease। ठीक है ना? अगर मैं बिल्कुल एंड पॉइंट पर पहुंच गया कॉर्नर पे तो क्या होगा, तो चलो बच्चों अगले पेज पे देख लेते हैं। एट एंड पॉइंट्स, बेटा एंड पॉइंट्स पर क्या होगा वहां भी देख लेते हैं। ये आपके पास बेटा आइडियल सोलेनॉइड, ये आपके पास बेटा आइडियल सोलेनॉइड, रेडियस कम है, लेंथ मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छी खासी है। ये मेरे पास लेंथ अच्छी खासी है। मान लो कि मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बिल्कुल निकालेंगे। इस वाले कॉर्नर ने एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा है बेटा, ये आपका अल्फा है, एंड वी नो इट वेरी वेल बेटा, दिस अल्फा इज ऑफ कोर्स टेंडिंग टुवर्ड 0। इस कॉर्नर ने एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा है बेटा, उसे हम बीटा कहते हैं बेटा, दिस इज ऑफ कोर्स 90 डिग्री। अब हम देख रहे हैं बेटा इस बात को कि आपका जो कॉस अल्फा है वो तो ऑफ कोर्स बेटा आपका कॉस 0 ही है, इट इज ऑफ कोर्स आपका लगभग 1। अगर मैं आपके कॉस बीटा की बात करूं तो बेटा कॉस बीटा जो है बेटा दैट इज ऑफ कोर्स कॉस 90 बेटा, कॉस 90 0। कोई मुझसे पूछ ले सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। एंड पॉइंट्स में हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाएगी। यहां पर भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगी, और यहां पर भी बेटा वही हालत है, सेम हालत है, बस यहां पर आपका जो अल्फा होगा वो 90 हो जाएगा और बीटा आपका 0 हो जाएगा। यहां पर भी बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो म्यू नॉट एन आई बाई 2 ही होगी।
आई एम रियली होपिंग कि आपको सारी सही बात समझ आ गई है। इसको ना बीच वाले सारे पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड सेम है, फिर जैसे 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 नज़दीक जाऊंगा एंड पॉइंट के लगातार मैग्नेटिक फील्ड घटेगी और म्यू नॉट एन आई से घटकर म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाएगी। ठीक है सर, बाहर भी बेटा बाहर भी घटेगी, और दूर जाओगे और कम होगी। भाई करंट कैरिंग लूप से अगर दूर जाओगे तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड तो घटेगी, कितनी घटेगी वो अपन देख लेंगे, अभी देख लेंगे। बाहर वाले पॉइंट पे क्या होगा उसे भी देख लेते हैं बेटा। चलिए आउटसाइड पॉइंट्स पे क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ये आपके पास बड़ा आइडियल सोलेनॉइड, रेडियस कम है, लेंथ ज़्यादा है, और आपके पास ये इसके एक्सेस है, ये आपके पास एक्सेस है। ठीक, ये आपके पास एक्सेस है। ठीक है, मुझे किसी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बेटा, लेट से बेटा मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब इस वाले पॉइंट ने कितना एंगल सबस्टेंड कर रखा है बेटा, देखना इस पॉइंट ने बेटा कितना एंगल सबस्टेंड कर रखा है, उसको अपना अल्फा तो लिखते ही हैं। तो यहां से चलिए नहीं वाला कर लिया, इस वाले पॉइंट ने बेटा कितना एंगल सबस्टेंड कर रखा है उसको बेटा हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा जैसा आप देख पा रहे हो टेंडिंग टुवर्ड 0 है। इस वाले एंड ने कितना एंगल सबस्टेंड कर रखा है, इस वाले ने बेटा कितना एंगल सबस्टेंड कर रखा है उसको हम बीटा बोलते हैं। मगर बेटा ये वाला एंगल तो हम लोग इधर से मेजर करते हैं, ये आपका बीटा है बेटा। याद तो ना हमने सारे के सारे एंगल बेटा ऐसे मेजर किए थे, एक एंगल बेटा अपन इधर से मेजर करते हैं, दूसरा एंगल इधर से मेजर करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अल्फा आपका टेंडिंग टुवर्ड 0 है और बीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो आपका जो कॉस अल्फा है वो तो लगभग 1 आ जाएगा, और कॉस बीटा जो है वो ऑफ कोर्स बड़ा आपका कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाएगा। अब कितना नेगेटिव आएगा तो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना नज़दीक और कितना दूर है। ठीक है, मुझसे पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मुझसे पूछी गई है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड विल बी, क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। बेटा गौर करना कि ये जो कॉस बीटा है ये नेगेटिव है, तो इन दोनों का जो समेशन है वो ऑफकोर्स 1 से छोटा है, और अगर 1 से अगर छोटा है तो यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट एन आई बाई 2 से कम होगी। तो कहने का अर्थ ही हुआ कि बीच वाले पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, नज़दीक आऊँगा घटेगी 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 घटेगी, यहाँ पर आकर म्यू नॉट एन आई बाई 2, और बाहर जाऊँगा तो और घटेगी, और बाहर जाऊँगा तो और घटेगी। तो जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार बेटा लगातार मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। अगर मैं वेरी फार चला गया, बहुत दूर चला गया, तो क्या होगा बेटा, बहुत दूर चला गया तब क्या होगा, चलो नोटिस करते हैं। ये आपका बेटा सोलेनॉइड आइडियल, रेडियस बहुत कम है बेटा, लेंथ आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, और आपके पास ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, और मुझे किसी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो पॉइंट बेटा वेरी फार है। मैं पहले बोल दूँ बेटा ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत दूर है। ठीक है, सोचते हैं इस ऊपर वाले पॉइंट ने, इस वाले पॉइंट ने बेटा वहाँ पर कितना एंगल बना रखा है। आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स दिस एंगल इज नोन एज अल्फा एंड वी कैन से दैट कि दिस अल्फा इज टेंडिंग टुवर्ड 0। भाई वो पॉइंट थोड़ा बहुत दूर है, तो इस रेडियस के सामने बेटा ये लेंथ अगर बहुत बड़ी है तो ऑफकोर्स ये वाला एंगल बेटा बहुत ही छोटा है। इसी तरह से इस वाले पॉइंट ने बेटा ये एंगल कितना बनाया होगा, ये मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल बेटा लगभग मेरे ख्याल से 180 आएगा। वो वाला पॉइंट अगर बहुत बहुत दूर होगा तो ये वाला एंगल टेंडिंग टुवर्ड 0, तो बड़ा ये वाला एंगल टेंडिंग टुवर्ड 180। तो ऐसे बड़े आराम से मैं कह सकता हूँ कि अल्फा हमारा लगभग 0 है, बीटा हमारा लगभग 180 है। तो हमारा जो कॉस अल्फा है बेटा वो लगभग 1 है, और कॉस बीटा जो है वो लगभग हमारा -1 है। तो फार अवे पॉइंट पर कोई मुझसे पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, फॉर्मूला लगा दूंगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। सॉल्व करते बेटा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है 0। आनी भी चाहिए बेटा,
इन करंट कैरिंग लूप से अगर बहुत दूर वाले पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो बेटा जीरो तो आनी चाहिए। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत ही ट्रिवियल बातें समझाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा समय आपका ले लिया है। मैं एक बार बेटा वापस से फिर भी है ना वापस से हल्का सा रिपीट करता हूँ बेटा, सारा कंपाइल कर रहा हूँ बेटा रिजल्ट। ये बेटा आपका आइडियल सोलेनॉइड, ये आपका आइडियल सोलेनॉइड, ये बेटा इसकी एक्सिस। मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस पोजीशन। बेटा इस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड और इस तरफ पोजीशन। सुनना बेटा, बीचों बीच वाले इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, यहां पर भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, यहां पर भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई। बीच वाले जितने भी पॉइंट हैं उन पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर ये वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है और एक्स एक्सिस में अगर पोजीशन है तो काफी दूरी तक तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी म्यू नॉट एन आई कॉन्स्टेंट ही है। बड़ा ये वैल्यू भी लिख देता हूं, म्यू नॉट एन आई। फिर जैसे जैसे मैं एंड पॉइंट्स के नजदीक जाता हूं वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड घटता है। जैसे जैसे मैं एंड पॉइंट्स के नजदीक जाता हूं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लगातार घटता है और घटते 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 एंड पॉइंट्स, इस पॉइंट पर मैं जानता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड बेटा घटकर कितनी हो गई है, म्यू नॉट एन आई बाई टू। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड घटकर हो गई है म्यू नॉट एन आई बाई टू। बेटा इस पॉइंट पर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट एन आई बाई टू। ये ले बेटा मैग्नेटिक फील्ड घटते घटते घटते, फिर उसके बाद अरे बेटा बाहर वाले पॉइंट पर तो और मैग्नेटिक फील्ड कम है, कम है, कम है। जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी 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 घटेगी, इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगी। तो आप कह सकते हो कि जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड घटेगी घटेगी घटेगी, इन्फिनिटी पे जाके मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। बीच वाले पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एंड पॉइंट्स की तरफ आओगे तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी कम होगी कम होगी। आई होप बेटा इट्स विल वर्क फॉर यू, है ना, काम चल जाएगा। चलिए एक सवाल करते हैं बेटा, आपके पास बेटा 3 आइडेंटिकल आइडियल सोलेनॉइड्स हैं। अब इनका जो कोई अर्थ निकालना हो निकाल लेना, ठीक है। ये तो सवाल में ही बेटा मैं क्या करूँगा, आपको अर्थ निकालने। ये एक सोलेनॉइड है बेटा, स्प्रिंग नहीं है, ठीक है, सोलेनॉइड है, ये दिखाने का तरीका ही है। ये आपका दूसरा सोलेनॉइड है, ये आपके पास तीसरा सोलेनॉइड है। कुछ ना कुछ बेटा करंट जा रहा है ऐसे। इस सोलेनॉइड के बीच में, इस सोलेनॉइड के बीच में कोई पॉइंट है बेटा 1। इस पॉइंट 1 पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 20 मिली टेस्ला, बेटा 20 मिली टेस्ला दी हुई है सवाल के अंदर। ये पॉइंट 2 है जो इसके कॉर्नर पे है, ये पॉइंट 3 है जो इसके बीच में है, ये पॉइंट 4 है जो इसके कॉर्नर में है, ये पॉइंट 5 है जो इसके बीच में है, ये पॉइंट 6 है जो इसके एंड पॉइंट पे या कॉर्नर पे है। मेरा सवाल बेटा ये है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 3, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 4, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 5 एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 6। इन 6 पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दीजिए और बेटा रख दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि सिंपली बस फॉर्मूले में वैल्यूज पटकनी है और कुछ नहीं करना। चलिए बेटा करते हैं। यहां बेटा करंट आई है, ये सेंटर वाला पॉइंट है, तो ऑफ कोर्स 1 पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट एन आई, और मुझे बेटा सवाल में कितना दे रखा है ये 20 मिली टेस्ला, ठीक है, इट मेक सेंस। 2 पॉइंट एंड पॉइंट पे है बेटा, वहां पर तुम लोग जानते हो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2।
बेटा ये 20 मिली टेस्ला है, तो ये ऑफ कोर्स आपका 10 मिली टेस्ला। दिस इज योर 10 मिली टेस्ला। इट मेक सेंस। 3 पॉइंट पर कितना होगा, उसके लिए मुझे ये पता करना जरूरी है कि यहाँ पर करंट कितना होगा। अब देखो बेटा, सवाल में मुझे बोल रखा है कि ये दोनों सोलेनॉइड जो हैं, दोनों नहीं तीनों जो सोलेनॉइड है वो आइडियल हैं और एक जैसे हैं। एक जैसे मतलब जितना तार ये है उतना तार ये है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर उतने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर है। तो ऑब्वियस बात है जितना रेजिस्टेंस इसका उतना रेजिस्टेंस इसका। मैं कह सकता हूँ कि करंट जो जाएगा वो और इसमें आधा आधा बढ़ जाएगा। आधा आधा अगर बढ़ जाएगा तो इसमें से करंट जाएगा I/2, बेटा इसमें से करंट जाएगा I/2। 3 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा, 3 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0 Ni, सॉरी बेटा करंट की वैल्यू I नहीं है, I/2। अगेन बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ गई 10 मिली टेस्ला। तो 3 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई 10 मिली टेस्ला। जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें, ये बीच में यही बीच में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड 3 पे बेटा वही मैग्नेटिक फील्ड आपके 5 वाले पॉइंट पर भी उतनी आएगी, सेम ही आएगी बेटा। 4 पे कितनी होगी बेटा, 4 तो एंड पे है, एंड पे है तो वहां पर तुम फॉर्मूला जानते हो μ0 Ni/2 Ni। आई की बेटा वैल्यू, बेटा आई की वैल्यू आई नहीं है, I/2 है। अच्छा सर आपने हर जगह स्मॉल एन सेम क्यों रखा, ये वाला सोलेनॉइड, ये वाला सोलेनॉइड, ये वाला सोलेनॉइड, तीनों सोलेनॉइड आइडेंटिकल है, तो ऑफ कोर्स सभी में नंबर ऑफ टर्न्स प्रति यूनिट लेंथ तो बराबर ही होने चाहिए। मैंने स्मॉल एन सब में बराबर लिख दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो बेटा, दिस कम्स आउट टू बी 5 मिली टेस्ला। बेटा ये μ0 Ni/4 हो जाएगा। μ0 Ni अगर 20 है तो बेटा μ0 Ni/4 आपका 5 है, तो ये आपके पास आ गया 5 मिली टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा 4th पॉइंट पे बेटा वही मैग्नेटिक फील्ड आपके 6th पॉइंट पे, यहाँ पर भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई बेटा कितनी, 5 मिली टेस्ला। बेटा 5 मिली टेस्ला आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। आई होप बेटा इट्स ओके। यहाँ तक बेटा मेरे ख्याल से आपका सारा काम चल गया होगा। आगे चलते हैं बेटा, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे बेटा मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। अपनी बेटा मैग्नेटिज्म की शीट, मैं शीट बता चुका हूँ कौन सी है। शीट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज और करंट, या EMF जैसे बोलना चाहिए बेटा वैसे बोलता हूँ, ठीक है। इसके एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में आप लोग बेटा सेक्शन A, B, C, D चारों निपटा देना। ये मत सोचना कि सर ने एक साथ दे दी, बेटा पहले से दे रखा हूं मैं, ठीक, पहले से आपको दे चुका हूं मैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे बढ़िए। उसके बाद इसके पार्ट 2 में आप लोग बेटा सेक्शन A और B करना, और C के अंदर मैं बोल देता हूं कि वो वाले सवाल करने हैं आपको। आपको C1 करना है, आपको C2 करना है, बस C1 और C2 दो करने हैं, ठीक। आगे चलो बेटा, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में बेटा आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। पार्ट 2 में बेटा आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, बस एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ही कर सकते हो इसमें तो, ठीक है। उसके बाद बेटा
पार्ट फोर्थ में बड़ा एक मैच द कॉलम 1 होगा, निपटा देना बेटा इसको, आसान सही है, निपटा देना। एक्सरसाइज 3 में पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 7 17 18 पार्ट 2 में बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा क्वेश्चन नंबर 14 17 ये कर सकते हैं। ये मैंने सारे के सारे सवाल बड़ा वही लिखे हैं जो हमने अभी तक पढ़े, उसके बेसिस पे करने वाले जो सवाल हैं वो मैंने अभी तक लिखे हैं। बाकी जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं सवाल बड़ा और भी इसमें ऐड करते जाऊंगा। ठीक है, आगे चलिए बेटा, आगे चलिए। नेक्स्ट इज एम्पियर्स लॉ या फिर एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एक ही बात है, दोनों ही बड़ा टर्म्स यूज कर रखी होती है। इट वॉज गिवन बाई आंद्रे मेरी एम्पियर इन 1823। उन्होंने क्या कहा, मैं एक बार ये स्टेटमेंट स्टेट करता हूँ, उसके बाद अपन और बातें करते हैं। एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बेटा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ लेंथ हैविंग ए डॉट प्रोडक्ट ओन ए क्लोज्ड लूप। अच्छा बेटा, ओन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू permeability times electric current enclosed in the loop should be equal to permeability of that medium times उस लूप में से कितना करंट गुजरने वाला है, करंट इन, बड़ा ये आई एन मतलब उस लूप में से कितना करंट गुजरने वाला है। मैं इस बात को एक बार चलिए वापस से बोलता हूँ। मान लीजिए बेटा कि आपके पास इस तरह का बड़ा कोई ना कोई अरेंजमेंट है। लेट्स से कोई ना कोई करंट जा रहा है ऐसे आई, बड़ा लेट से कोई ना कोई करंट गुजर रहा है ऐसे आई। इसके चारों तरफ मैंने ऐसे एक लूप बना लिया, इमेजिनरी लूप भी हो सकता है, ठीक है, ये लूप बना लिया। इस तरह के लूप का हम एक नाम भी निकालेंगे, बड़ा दैट इज एम्पीरियन लूप। इस लूप में आप जैसे मान लीजिए कि इस वायर की वजह से लेट से फॉर एग्जांपल इस वायर की वजह से लेट से बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी इस तरफ, और इस लूप में बेटा हम छोटा सा लाइन लेंगे, छोटी सी लेंथ लेंगे dl। बेटा इस पॉइंट पर b और dl के बीच में लेट से बेटा आपके पास एंगल है थीटा। ऐसे ऐसे लूप में हर पॉइंट पर b dl कॉस्टा करते जाइए, मतलब b डॉट dl करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, और जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाइए। मतलब हर इंस्टेंट पर b डॉट dl कीजिए और ये बी डॉट डी एल का समेशन करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू इस एम्पीरियन लूप के अंदर, इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट है, इस एम्पीरियन लूप ने जो एरिया एनक्लोज कर रखा है उसमें से गुजरने वाला करंट कितना है, म्यू नॉट टाइम्स दैट करंट आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स दैट करंट आ जाएगा। मैं बेटा फिर से रिपीट करता हूँ, हर छोटे छोटे पॉइंट पर बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल कीजिए, उस सबको जोड़ लीजिए
और जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाइए, मतलब पूरे लूप में आपने इंटीग्रेशन कर दिया। इट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल्स टू इस मीडियम का म्यू, बड़ा अगर मान लो वैक्यूम है तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि म्यू नॉट, या एयर है तब भी म्यू नॉट, टाइम्स इस एम्पीरियन लूप ने जिस एरिया को एनक्लोज किया है उस एरिया में से कितना करंट गुजर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज नॉन एज योर एम्पियर्स लॉ एंड वी हैव टू जस्ट रिमेंबर इट। बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ यही वाली बात याद रखनी है। चलिए मैं अगले पेज पर आता हूँ। सुनिए बेटा, मान लीजिए मैं बेटा आपके सामने एक छोटा सा अरेंजमेंट रख के आता हूँ, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अरेंजमेंट ऐसा है कि कोई ना कोई करंट है ऐसे आई, कोई ना कोई बेटा करंट है आई, ठीक है। और मैंने ऐसे एक लूप ले लिया है, ऐसे बेटा एक लूप ले लिया, क्लोज्ड होना जरूरी है, क्लोज्ड होना जरूरी है। ये जो क्लोज्ड लूप है इसका आप एक नाम निकाल सकते हो बेटा, दिस इज योर एम्पीरियन लूप, ठीक है। अब ये वायर है बेटा, इसमें करंट ऐसे है, बेटा वायर करंट है ऐसे, दिस इज लॉन्ग वायर जिसमें बेटा आपका करंट है आई। इस वायर के कारण लेट्स से बेटा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे इधर की तरफ, और इस पॉइंट पर छोटा सा डीएल है बेटा इस तरफ। इस बी और डीएल के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, लेट्स से बेटा दैट इज थीटा। इसी तरह से इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मान लीजिए कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है बेटा इस तरफ, और जो डीएल होगा वो तो बेटा ऑफ कोर्स लूप के अलॉन्ग ही होगा, जो डीएल आएगा बेटा वो ऐसे आएगा। इस बी और डीएल के बीच में लेट्स से बेटा यहाँ पर कोई ना कोई एंगल है। ऐसे आप हर छोटे छोटी 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 लेंथ पर बी और डीएल के बीच का डॉट प्रोडक्ट करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, और सब जो बी डॉट डीएल है या फिर बेटा बी डीएल कॉस थीटा है उसका जो इंटीग्रेशन होगा इन क्लोज्ड लूप वो हमेशा होगा आपका म्यू नॉट टाइम्स इस लूप में से, इस लूप ने जो एरिया इनक्लोज कर रखा है उस एरिया में से कितना करंट गुजर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज योर सिंपल एम्पियर्स। इसमें अच्छी बात बेटा ये है कि अगर मैंने ये लूप ना लिया होता और अगर ये लूप लिया होता, ये एम्पिरियन लूप लिया होता, तब भी बी डॉट डी एल की वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई ई आती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, इस लूप के अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड है उसमें से भी करंट आई है, और इस लूप ने जो एरिया एनक्लोज कर रखा है उसमें करंट आई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो लूप है ना उसकी शेप साइज ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं कर रही, अनलेस अंदर वाला करंट आपका सेम रहे। कोई बच्चा कहता है कि सर मैं इसको एक बार के लिए लूप 1 कह दूं, इसे मैं एक बार के लिए लूप 2 कह दूं, और ऐसे ही मैं एक तीसरा कलर और दिखा दूं बेटा, ले लो। मैंने ये तीसरा लूप दिखा दिया, और कोई मुझसे पूछ ले कि सर ये जो लूप 3 है इसके अंदर बी डॉट डी एल कितना होगा, सॉरी बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा क्लोज लूप के अंदर, तो मैं कहूँगा बेटा वही होगा, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ कोर्स म्यू नॉट इनटू आई। इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपका वायर कहाँ है, अनलेस वो अंदर है, ठीक है। और इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपका जो लूप है उसकी शेप साइज ज्योमेट्री कैसी है। अगर उस लूप के अंदर करंट आई है तो आप बड़े आराम से सीधा के सीधा बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। आई होप दैट इट विल वर्क फॉर यू। इससे हमारा सारा काम चल जाएगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ऑन लूप 1 is equals to integration of b dot dl on loop 2 should be equal to integration of b dot dl on loop 3 on loop 3। बड़ा लूप 3 ढंग से नहीं लिखा, वापस लिख दो, ठीक। जस्ट इसलिए कि तीनों ने ही जो बड़ा लूप बना रखे उसके अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड है उसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो हर बार तीनों ही केस में आई ही है, इसलिए तीनों से बी डॉट डी एल सेम होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह बी सेम होगा, मैं कह रहा हूँ कि हर जगह जो आपने बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल निकाला उस सबका जो सम है, उस सबका जो इंटीग्रेशन है वो तीनों केस में आपका सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और, एक छोटी सी बात, मान लीजिए बेटा आपके पास ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट है आई, बेटा दिस इज लॉन्ग वायर, बेटा दिस इज लॉन्ग वायर, ठीक है।
और मैंने कोई एम्पीरियल लूप बना रखा है ऐसे, लेट्स से बेटा मैंने कोई एम्पीरियल लूप बना रखा है ऐसे, एम्पीरियल लूप जो इस करंट के बाहर है, दिस इज द एम्पीरियल लूप। अब मान लीजिए बेटा ये अच्छी खासी लेंथ का वायर है, तो इस अच्छी खासी लेंथ के वायर के कारण बेटा मैं हर जगह बी डॉट डी एल निकालने के मूड में हूँ। चलो बच्चों निकालते हैं यार। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण बेटा जिस तरफ करंट है उस तरफ अंगूठा, एम्पीरियल लूप में बी डॉट डी एल निकालना है, ठीक है। मैं डी एल 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 ऐसे में एंटी क्लॉकवाइज लेने के मूड में हूँ, ठीक है। तो जैसे इस पॉइंट की अगर बात करूँ तो बेटा ये इनफाइनाइट वायर है, करंट है ऐसे, ऑफ कोर्स बेटा मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी ऐसे, लेकिन जो डीएल होगा वो तो बेटा हमेशा ऐसे कर्व के अलोंग होगा, तो जो डीएल आएगा बेटा वो आपका ऐसा आएगा। ऑफ कोर्स बेटा दोनों के बीच में जो एंगल है बेटा ये ऑब्ट्यूज है, तो इस पॉइंट पर कोई मुझसे पूछ ले कि बी डॉट डीएल क्या आएगा, बेटा बी डॉट डीएल इज ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये छोटा सा आपका डीएल मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका छोटा सा डीएल इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बड़ा ऑब्वियस बात है कि ये वाला एंगल तो ऑब्ट्यूज है, तो यहाँ पर बी डॉट डीएल की बेटा वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसी तरह से कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी आएगी, आगे वाले पॉइंट्स पर अगर जाओ बेटा पॉजिटिव आएगी। बी डॉट डीएल यहाँ भी निकालता गया, यहाँ भी निकालता गया, यहाँ भी निकालता गया, यहाँ भी निकालता गया, यहाँ भी निकालता गया। मान लो बेटा मैं यहाँ कहीं पहुँचा, यहाँ पर क्या होगा, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से आपका बी जो आएगा बेटा वो ऑफकोर्स ऐसे आएगा, ठीक है। आप डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल ऐसे लेते तो आपका डी एल भी बेटा इसी तरफ आएगा। इस केस में आपके बी और डी एल के बीच में ऑफकोर्स एंगल आपका जो आएगा एक्यूट आएगा, तो इस पॉइंट पर आपका जो बी डॉट डी एल आएगा बेटा वो ऑफकोर्स ऑब्वियस बात है कि पॉजिटिव आएगा। तो बड़े आराम से कह सकता हूँ कि अगर कोई करंट इस तरह से बेटा बाहर जा रहा है तो किसी किसी पॉइंट पर बी डॉट डी एल पॉजिटिव आएगा, किसी किसी पॉइंट पर बी डॉट डी एल आपका नेगेटिव आएगा। अब नेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन हम एम्पियर्स लॉ से सीधा कह सकते हैं कि हर जगह बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल अगर ऐड करोगे तो इट शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स अंदर से गुजरने वाला करंट। बेटा सिर्फ और सिर्फ अंदर से गुजरने वाला करंट। अंदर से गुजरने वाला करंट कितना, अंदर से गुजरने वाला करंट ये रहा आपका एम्पियरियन लूप। एम्पियरियन लूप में क्या जो क्रॉस सेक्शन है, एम्पियरियन लूप से जो एनक्लोज्ड क्रॉस सेक्शन है, इसमें से किसी प्रकार का कोई करंट नहीं गुजर रहा, तो आप यहाँ पर सीधा जीरो लिख सकते हो और आप कह सकते हो कि बी डॉट डी एल जीरो है। बी डॉट डी एल जीरो है, इस बात का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है, आपने नोटिस किया होगा कि बी जीरो है। हाँ, किसी किसी जगह बी डॉट डी एल नेगेटिव है, किसी किसी जगह बी डॉट डी एल पॉजिटिव है। तो किसी जगह किसी सिस्टम में किसी एम्पियरियन लूप में अगर बी डॉट डी एल जीरो है तो इसका भावार्थ सीधा ये नहीं है कि आपका बी जीरो होना मस्ट है। बी जीरो हो भी सकता, नहीं हो सकता। इस केस में अगर देखो तो आपका बी जीरो नहीं था, अलग अलग पॉइंट पर बड़ा मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आई थी और किसी किसी पॉइंट पर बी डॉट डी एल पॉजिटिव आया, किसी किसी बी डॉट डी एल पर बड़ा किसी किसी पॉइंट पर बी डॉट डी एल आपका नेगेटिव आया और नेट आपका इस तरह से जीरो आया। तो आप बड़े आराम से इस तरह से बड़ा एम्पियर लूप्स बनाकर बड़े आराम से एम्पियर लॉ लगाकर बड़े आराम से सारा काम निपटा सकते हो। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर अब बड़ा एक दो बातें बोलना चाहूँगा। सबसे पहली बात, किसी रीजन के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह जीरो है, तो ऑब्वियस बात है कि किसी भी एम्पियरियन लूप से अगर आप बी डॉट डी एल निकालोगे बेटा वो तो जीरो आएगी। हर जगह डी जीरो होगा तो बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल हर पॉइंट पे जीरो आएगा। दूसरी बात, अगर आपका किसी जगह पूरे एम्पियरियन लूप के अंदर बी डॉट डी एल जीरो है तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना मस्ट है। मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैग्नेटिक फील्ड कैन और कैन नॉट बी जीरो। सर कैन जीरो वाली बात तो समझ में आती है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा। सर ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो, हाँ बड़ा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ बी डॉट डी एल पॉजिटिव वाला होगा, ऐसे पॉइंट भी होंगे जहाँ बी डॉट डी एल नेगेटिव वाला होगा, सबका सम आपका जीरो आ जाएगा। अगली बात,
जो भी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले करंट पर ही डिपेंड कर रहा है, बाहर वाले करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। बाहर वाले करंट के कारण इस लूप पर बी तो आएगा, मगर बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी किसी पॉइंट पर बी डॉट डी एल पॉजिटिव आएगा, किसी किसी पॉइंट पर बी डॉट डी एल नेगेटिव आएगा। तो अगला पॉइंट बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ऑन ए क्लोज्ड लूप डिपेंड्स only on current enclosed by एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप के अंदर से कितना करंट गुजर रहा है बेटा उसी पर डिपेंड करता है, बाहर वाले करंट पर डिपेंड नहीं करता। मैं लिख दूं बेटा इस बात को। अगला पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल doesn't depend on current outside the एम्पीरियन लूप। जो भी हमारा एम्पीरियन लूप है उसके बाहर वाले पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, इट वॉज वेरी ऑब्वियस बट ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक बात और, ये मान लीजिए बेटा आपके पास कोई एम्पीरियन लूप है। ये बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई एम्पीरियन लूप है, तो जो करंट गुजर रहा है चाहे वो यहाँ से गुजरे, चाहे यहाँ से गुजरे, चाहे यहाँ से गुजरे, चाहे यहाँ से गुजरे, चाहे यहाँ से गुजरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से आई करंट गुजरे, 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 हर जगह किसी भी पॉइंट से अगर आई करंट गुजरे, बी डॉट डी एल तो म्यू नॉट इंटू आई ही होगा, अनलेस वो करंट अंदर से गुजर रहा है। हाँ, बाहर से गुजरेगा तो ऑफकोर्स आपका जीरो हो जाएगा। तो जब तक आपका करंट कैरिंग वायर एम्पीरियन लूप के अंदर है तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि उसकी पोजीशन क्या है। हाँ, अगर वो करंट एम्पीरियन लूप के बाहर ही आ गया तब तो बेटा ऑफकोर्स उसका इसके करंट बी डॉट इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल तो जीरो आ जाएगा। तो बेटा एक छोटा सा पॉइंट और, इफ carrying wire, if current carrying wire is inside Amperian loop, then integration of B dot dl doesn't depend on पोजीशन ऑफ वायर। बेटा जी वायर की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे, आसान सी बात थी। चलिए बच्चों, एक छोटी सी बात और सुनना बेटा, एक छोटा सा नोट और लिखते हैं, एक छोटी सी बात और समझते हैं, फिर इसके एप्लीकेशंस वगैरह पे अपन आगे आएंगे। मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये कोई एम्पीरियन लूप है, दिस इज योर एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप में जो एरिया इनक्लोज कर रखा है उसमें से कुछ करंट गुजर रहा है। एक वायर बेटा ऐसे है जिसमें करंट गुजर रहा है I1, ये दूसरा वायर है जिसमें करंट गुजर रहा है I2, ये तीसरा वायर है जिसमें से करंट गुजर रहा है I3, ये चौथा वायर है जिसमें करंट गुजर रहा है I4, और ये पांचवा करंट है जिसमें से करंट गुजर रहा है I5। जो डॉट लगा रखे बेटा वो सारे के सारे वायर ऐसे बाहर की तरफ करंट वाले हैं, जो क्रॉस लगा रखे बेटा वो ऐसे करंट है ऐसे अंदर वाले। ठीक है, इस एम्पीरियन लूप में मैं इस पॉइंट से स्टार्ट होता हूं और इस पॉइंट से बेटा मैं बी डॉट डी एल निकालता हूं, ऐसे 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 यूं चल रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज मैं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जाते जाते मैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल निकालने के मूड में हूं। चलिए बेटा निकालते हैं। दिस बी डॉट डी एल इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स अंदर से कितना करंट गुजर रहा है, म्यू नॉट तो ठीक है बेटा, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अंदर वाला करंट कितना है,
अंदर वाला करंट ऐसे गवारों की तरह बेटा अपन I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 नहीं लिख सकते। अंदर वाला करंट कितना है उसमें ध्यान रखना बेटा, कुछ एक की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, कुछ एक की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। सर किस डायरेक्शन को प्लस लो और किस डायरेक्शन को अंदर लो? बेटा बहुत सिंपल है, सुनना। मुझे बी डॉट डीएल निकालना है ऐसे क्लॉकवाइज, सॉरी बेटा क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मुझे एंटी क्लॉकवाइज निकालना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर निकालना है तो कुछ करंट पॉजिटिव आएंगे, कुछ करंट नेगेटिव आएंगे। कौन से पॉजिटिव आएंगे, कौन से नेगेटिव आएंगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा। करंट है ऐसे, करंट है ऐसे, तो अपने हाथ से बेटा करंट नहीं, लूप में बी डॉट डीएल निकालना है ऐसे, लूप में बी डॉट डीएल निकालना है ऐसे, तो अपने हाथ को ले जाओ ऐसे और यूं घुमा दो, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ। इसका मतलब बाहर की तरफ वाले करंट को लेना है पॉजिटिव, अंदर वाले करंट को लेना है नेगेटिव। बाहर वाले करंट को अगर पॉजिटिव लेना है तो I1 I3 I5 तो आ गए पॉजिटिव और I2 और I4 आ गए नेगेटिव। आपके पास सिंपली आ जाएगा I1 माइनस I2, बाहर की तरफ प्लस I3, अंदर की तरफ बेटा माइनस I4, बाहर की तरफ प्लस I5। सिंपल सिंपल। अच्छा कोई बच्चा कहते कि सर मुझे यही इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल वापस से निकालना है और मैं जहां से चलूंगा वहीं वापस आऊंगा, लेकिन मैं बी डॉट डीएल ऐसे निकालूंगा, यूं यूं जाते 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 वापस आऊंगा। जो भी आंसर आएगा वो एग्जैक्टली उल्टा आएगा माइनस साइन के साथ। इस बार मैं निकाल रहा हूं क्लॉकवाइज, इस बार मैं क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा हूं, तो आंसर जस्ट बड़ा नेगेटिव के अंतर रखेगा और कुछ नहीं होगा। यहां से चलते 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 वापस यहीं है ना, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल निकालना है क्लोज्ड लूप में। इट मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई अंदर से गुजरने वाला करंट। सर किस करंट को पॉजिटिव किस करंट को नेगेटिव? बेटा वही लॉजिक, आपको बी डॉट डीएल निकालना है ऐसे, तो अपने राइट हैंड को घुमा दीजिए ऐसे, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, मतलब अंदर वाले करंट को लेना है पॉजिटिव, बाहर वाले करंट को लेना है नेगेटिव। अंदर वाला करंट I2 और I4 तो आएगा पॉजिटिव, I1 I3 I5 आएगा नेगेटिव। तो माइनस I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5। एज यू कैन सी दैट कि दोनों के इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव का ही अंतर है और कोई बड़ा अंतर नहीं है। आई एम रियली होपिंग कि बेटा सारी की सारी बात आपके दिमाग के अंदर बैठ चुकी है। अब आप बड़ा बड़े आराम से एम्पियर्स लो समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए कितना समझो इस बात पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कुछ वायर से बेटा, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट नीचे जा रहा है I2, इसमें करंट ऊपर जा रहा है I3, इसमें करंट नीचे जा रहा है I4। कुछ मैं एम्पीरियन लूप्स बना रहा हूं, आपको उन एम्पीरियन लूप के अंदर आपको इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल निकालना है। सबसे पहला एम्पीरियन लूप, ठीक है बेटा, मैं एरो भी बना देता हूं, आपको इस सेंस में निकालना है। बेटा जो डार्क वाली साइड है ये आपकी तरफ है और डॉटेड वाली आपसे दूर है, इमेजिन करने दिक्कत तो नहीं। और मैंने एरो लगा दी है ऐसे, मतलब आपको बी डॉट डीएल निकालना है ऐसे, ठीक है, यूं निकालना। दूसरा लूप बेटा ये रहा, मुझे बेटा बी डॉट डीएल निकालनी है ऐसे, ये जो मैंने पहले बता दिया यूं आपकी तरफ से। दिस इज एम्पीरियन लूप नंबर 1, दिस इज एम्पीरियन लूप नंबर 2। डॉटेड वाली बेटा आपसे दूर और ये आपके तरफ। बेटा इसमें बी डॉट डीएल ऐसे निकालना है। दिस इज लूप नंबर 3, दिस इज लूप नंबर 4। बड़ा इसमें बी डॉट डीएल ऐसे निकालना है, एरो का ध्यान देना बेटा। और डॉटेड वाली लाइन बड़ा आपसे ऐसे दूर है, डार्क वाली आपकी तरफ, बी डॉट डीएल ऐसे निकालना है इसमें, ठीक है। मैंने एरोज बना दी, मैंने एरो बना दी है बेटा। दिस इज लूप नंबर 5।
दिस इज लूप नंबर 6। सवाल है बेटा, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इन दीज 6 एम्पीरियन लूप्स। इन 6 एम्पीरियन लूप्स के अंदर बड़ा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल निकाले। आराम से, इत्मीनान से, बड़ा डायरेक्शन वायरेक्शन का अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, कीजिए। चलो बच्चों, निकालते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल निकालते हैं लूप 1 पे। बेटा लूप 1 दैट इज ऑफ कोर्स म्यू नॉट टाइम्स अंदर से गुजरने वाला करंट। बेटा इसमें तो I1, I2, I3, I4 सारे गुजर रहे हैं, और लूप 1 में सवाल के हिसाब से अगर देखें तो मुझे ऐसे बी डॉट डी एल निकालना है। बेटा अगर ऐसे निकालना है तो राइट हैंड को एक बार यूं घुमा दो, ऐसे अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ तो ऊपर वाले करंट को पॉजिटिव, तो इसका मतलब I1 और I3 तो पॉजिटिव आएगा और I2 और I4 नेगेटिव आएगा। तो I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4। चलिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल लूप नंबर 2 में निकालते हैं। इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स अंदर से गुजरने वाला करंट। मतलब जो लूप 2 ने जो एरिया एनक्लोज कर रखा है उस एरिया में से कितना करंट गुजर रहा है, उसमें से करंट गुजर रहा है I1, I2 और I3। किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव? तो आप बोलोगे सर सवाल के हिसाब से अगर देखें तो बी डॉट डी एल ऐसे निकालना है, ऊपर वाला प्लस, तो I1 और I3 को प्लस और I2 को नेगेटिव। तो I1 माइनस I2 प्लस I3। नेक्स्ट इज अगेन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल लूप 3 में निकालना है। इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स लूप 3 में से गुजरने वाला करंट। लूप 3 बेटा कहाँ रहा, ये रहा लूप, ओ सॉरी बेटा मैंने लूप, ये लूप 3 था, सॉरी, तो बेटा मैंने उल्टा कर दिया, ये लूप 3 का था। लूप 2 बेटा ये है, तो मैं लूप 2 का अब कर लेता हूं। ठीक है, ये बेटा लूप 2 का है। लूप 2 में देखो बेटा करंट, लूप 2 का जो एरिया है उसमें से गुजरने वाला करंट कौन सा है, उसमें से करंट गुजर रहा है I1 और I2। सर किसको प्लस लिखे किसको माइनस लिखे? बेटा हमें है ना ऐसे निकालना है बी डॉट डी एल, तो ऊपर वाला करंट पॉजिटिव, नीचे वाला करंट नेगेटिव, तो I1 तो प्लस और I2 नेगेटिव, I1 माइनस I2। ठीक है ना, लूप 2 भी हो गया, लूप 3 भी हो गया। बेटा लूप 4 ये रहा, मुझे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल निकालना है लूप 4 में। इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, बेटा लूप 4 में करंट। बेटा लूप 4 में करंट है I3 और I4, सीधी सी बात है। सर किसको प्लस किसको माइनस? बेटा ध्यान से देखना, इसमें बी डॉट डी एल तेरे को ऐसे निकालना है। बी डॉट डी एल अगर ऐसे निकालना तो राइट हैंड को यूं ले जा, अंगूठा आ गया नीचे की तरफ, तो नीचे वाला करंट पॉजिटिव, ऊपर वाला करंट नेगेटिव, तो I4 माइनस I3। सिंपल। नेक्स्ट इज बेटा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल निकालना है मुझे लूप नंबर 5 पे। दैट इज ऑफ कोर्स म्यू नॉट टाइम्स उसमें से गुजरने वाला करंट। बेटा लूप 5 ये रहा, लूप 5 में से, लूप 5 ने जो एरिया एनक्लोज कर रखा है उस एरिया में से कौन से करंट बह रहे हैं, उसमें से बह रहा है I2, I3 और I4। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? बेटा लूप में बी डॉट डी एल निकालना है ऐसे यूं, तो हाथ को कर दो ऐसे, अंगूठा आ गया नीचे की तरफ तो नीचे वाला प्लस, तो I2 और I4 तो आ जाएगा प्लस, I3 आ जाएगा माइनस। दैट इज I2 माइनस I3 प्लस I4। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। लूप 6 इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल मुझे लूप 6 में निकालना, अभी निकालते हैं। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ऑन लूप 6 इज ऑलवेज म्यू नॉट इनटू, इसने जिस एरिया को एनक्लोज कर रखा है उस एरिया में से कितना करंट गुजर रहा है। अरे उसमें से तो किसी प्रकार का कोई करंट नहीं गुजर रहा, तो ऑफ कोर्स बी डॉट डी एल विल बी 0।
बी डॉट डी एल जीरो है, इस बात का ये अर्थ नहीं है कि इसके हर पॉइंट पर बी की वैल्यू जीरो है ना बेटा। ऑफ कोर्स चार बेटा वायर हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ ना कुछ तो आएगी यार, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि किसी किसी पॉइंट पर बी डॉट डी एल पॉजिटिव आ रहा होगा, किसी किसी पॉइंट पर बी डॉट डी एल नेगेटिव आ रहा होगा, और अपने पूरे के पूरे लूप में जोड़ा तो सारा बी डॉट डी एल जो पूरे क्लोज लूप में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई एम रियली होपिंग कि बेटा आपको सारी बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि आखिर बेटा हम ये एम्पियर्स लॉ पढ़ी क्यों रहे हैं। जिस तरह से गाउस लॉ जो था वो किसी भी सिमेट्रिक सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का काम आता था, बिल्कुल वैसे ही एम्पियर्स लॉ जो है वो किसी भी सिमेट्रिक सिस्टम के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम आता है। मैं इस बात को बड़ा रिपीट करता हूँ कि जो हमारा गाउस लॉ था, याद कीजिए वो किसी भी सिमेट्रिक चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हमारी काफी हेल्प करता था ना। उसी तरह से हमारा जो एम्पियर्स लॉ है एग्जैक्टली उसी तरह से हमारा जो एम्पियर्स लॉ है वो किसी भी सिमेट्रिक करंट कैरिंग सिस्टम जो होगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल देगा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने में हेल्प करेगा। जैसे एक दो डेरिवेशन अपन देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। वैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे सारे बच्चों को पहले से याद है, बट चलो बड़ा वापस से कर लेते हैं। एम्पियर्स लॉ से कैसे निकालते हैं ये देखते हैं, ठीक है। चलो ये बड़ा आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसमें कुछ ना कुछ करंट गुजर रहा है। लेट से बड़ा करंट गुजर रहा है आई। मुझे यहां से ना आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर आपको आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, हालांकि मैं आंसर याद है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आएगा। बड़ा ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, पहले बोल दूं, नीचे भी इन्फिनिटी तक ऊपर भी इन्फिनिटी तक। तो आप एक काम कीजिए, ऐसे आर डिस्टेंस पर सबसे पहले एक एम्पीरियन लूप बनाइए। बना ली बेटा। इस बात को अगर वापस से इमेजिन करना चाहो तो इस पूरी की पूरी सिचुएशन को एक बार आप ऊपर से देख सकते हो, इसका टॉप व्यू देख सकते हो। टॉप व्यू में ऐसा नजर आएगा कि ये तो रहा वायर जिसमें करंट आ रहा है ऐसे बाहर की तरफ, ये वाला करंट बेटा आपके पास आई, और यहां से आर डिस्टेंस दूर ये है हमारा एम्पीरियन लूप। बड़ा दिस इज योर एम्पीरियन लूप। मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने, बिल्कुल निकालते हैं। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण बेटा यहां पर आएगी मैग्नेटिक फील्ड बी, ये मुझे निकालने के निकालेंगे। बाई सिमेट्री में कह सकता हूं कि यहां से आर डिस्टेंस दूर यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही होगी, यहां से आर डिस्टेंस दूर यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड उतनी होगी, यहां से आर डिस्टेंस दूर यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड उतनी होगी। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगी मैग्नीट्यूड में। हाँ, डायरेक्शन ऑफ कोर्स बड़ा टेंजेंशियल। एक काम कीजिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल निकाल लीजिए। निकालता हूँ बेटा। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल से बी वेक्टर को बाहर नहीं निकाल सकता। सर क्यों नहीं निकाल सकते बेटा? यहाँ पर बी वेक्टर, यहाँ पर बी वेक्टर, यहाँ पर बी वेक्टर, यहाँ पर बी वेक्टर हर तरफ सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है सर? तो आपने कहा सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो बी वेक्टर बाहर नहीं निकाल सकते। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बेटा डी एल लिया इस तरफ, बी भी इस तरफ, डी एल भी इस तरफ। यहाँ गया तो डी एल ऐसे, यहाँ गया तो डी एल ऐसे, यहाँ गया तो डी एल ऐसे, यहाँ ऑफ कोर्स डी एल ऐसे, यहाँ ऑफ कोर्स डी एल ऐसे, यहाँ ऑफ कोर्स डी एल ऐसे। तो बी भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और डी एल भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि हर पॉइंट पर बी डॉट डी एल होगा बी इंटू डी एल इंटू ऑफ कोर्स कॉस ऑफ जीरो।
दैट इज ऑब्वियस बात है बेटा, बी इंटू डी एल इन ए क्लोज लूप, इन ए क्लोज लूप। अब बी को बाहर निकाल लो। सर पहले तो आप मना कर रहे थे बी को बाहर निकालने से, अब आप कह रहे हो कि बी को बाहर निकाल लो। बेटा पहले मैं बी वेक्टर को बाहर निकालने से मना कर रहा था, क्योंकि बी वेक्टर जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि बी वेक्टर हर जगह सेम नहीं है। लेकिन ये तो बी का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड तो यहाँ 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 बाई सिमेट्री से कह सकते हैं कि सेम ही होगा, कि इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर से आर डिस्टेंस यहाँ 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगी, उसे बाहर निकाल लो। बेटा निकाल लिया। इंटीग्रेशन डी एल मेरे बच्चे जानते हैं, डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल अगर निकालोगे तो पूरे के पूरे लूप की लेंथ आ जाएगी बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई आर। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट कि बाई एम्पियर्स लो, by Ampere's law, integration of B dot dl is always equals to mu naught times उसमें से गुजरने वाला करंट। सर इस करंट को प्लस लिखूं बेटा माइनस लिखूं? बेटा देख लो, आपने B डॉट डी एल निकाला है ऐसे, तो हाथ को ले गए ऐसे, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, करंट भी बाहर की तरफ, तो प्लस ही ले लो, म्यू नॉट इंटू आई। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल? दैट इज B इंटू 2 पाई आर एंड इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। कुल मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को पहले से भी याद है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई पहली बार इस मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ाऊं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा था कि बेटा कैसे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालने में हेल्प हो सकती है अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाएं तो। अब हम कुछ ऐसे सवाल भी करते हैं जिसके अंदर बेटा ऑफकोर्स हमने पहले से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल रखी। आगे चलते, चलिए निकालते हैं बेटा कुछ ऐसे सिस्टम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले